हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चैप्टर 1 में देखिए हमने कई सारी वीडियो इसके पहले भी आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि बीज क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इनकी थोड़ा संरचना देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे टाइप्स ऑफ सीड, यानी कि बीजों के प्रकार। तो नॉर्मली देखिए जब भी बात आती है बीजों के निर्माण की तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीज एक्चुअल में होते क्या हैं और बीजों का निर्माण कैसे होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सीड। नॉर्मली आपको पता होगा कि जो बीज होते हैं ये एक परिपक्व बीजांड होता है। देखिए निषेचन की प्रक्रिया जब भी किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होती है, आप पाएंगे कि निषेचन के बाद दो ही मुख्य रूप से परिवर्तन होते हैं। निषेचन के पश्चात होता क्या है, देखिए निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है, अंडाशय बदल जाता है किसमें, फल में, और अंडाशय के अंदर उपस्थित जो बीजांड होता है वो धीरे धीरे बदल जाता है किसमें, बीज में। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक परिपक्व बीजांड ही क्या होता है, बीज होता है। अब बात आती है बीज के अंदर हो क्या क्या सकते हैं। तो देखिए बीज के अंदर मुख्य रूप से भ्रूण होता है और आपको पता है कि भ्रूण से ही नए पादप का विकास होता है। तो बीज के अंदर भ्रूण, इसके अलावा भोजन संग्राहक जो बीज पत्र होते हैं, इसके अलावा भ्रूण पोष तथा सुरक्षात्मक बीज चोल भी पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि बीजों में पाए जाने वाले मुख्य रूप से चीजों में क्या है, भ्रूण है, इसके अलावा भोजन संग्राहक बीज पत्र होते हैं। क्योंकि नॉर्मली आप जब भी पाएंगे कि आप कोई भी बीज को जमीन पे गाड़ेंगे तो उनमें से आप पाएंगे कि बीज पत्र निकलते हुए दिखाई देंगे। तो वो बीज पत्र कहां से निकलते हैं, किसी भी बीज से, और बीज के अंदर उपस्थित होते हैं बीज पत्र। इस प्रकार जो नया भ्रूण होता है वही भ्रूण क्या करता है, नए पादप का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि बीज के अंदर भ्रूण, भोजन संग्राहक बीज पत्र व भ्रूण पोष आदि उपस्थित होते हैं। अब देखिए निषेचन के पश्चात क्या होता है कि निषेचन के बाद जो बीजांड होता है, बीजांड में क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है और उन परिवर्तनों के फलस्वरूप फिर जाकर के सीड यानी कि बीज का निर्माण होता है। इसके बाद आप पाएंगे कि निषेचन जो होता है, अर्थात जो निषेचित अंड कोशिका होती है या जाइगोट से भ्रूण बनता है। नॉर्मली चाहे आप एनिमल्स में जाएंगे चाहे प्लांट में जाएंगे, जब आपस में दो गैमीट यानी कि दो अलग अलग प्रकार के युग्मक मिलते हैं तो उनमें निषेचन क्रिया की होती है और निषेचन के पश्चात जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है और फिर उसी युग्मनज से नए भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि जो निषेचित अंड कोशिका होती है या जाइगोट से ही किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। इसके अलावा यदि भ्रूण पोष की बात करते हैं तो भ्रूण पोष नाभिक या द्वितीयक नाभिक विकसित होकर भ्रूण पोष बनाता है। आपने डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन की वीडियो देखी होगी, उसमें हमने आपको क्या बताया था कि जो द्वितीयक केंद्रक होता है ये जब दूसरे नर युग्मक के साथ क्रिया करता है तो यह एक त्रिगुणित संरचना बनाता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो इसमें आप पाएंगे कि ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है यह एक त्रिगुणित संरचना होती है और यही विकसित होकर के भ्रूणपोष का निर्माण करती है बीज के अंदर। इसके बाद आप पाएंगे कि बीजांड के जो दोनों अध्यावरण होते हैं इनसे बीज कवच यानी कि बीज चोल बनते हैं। देखिए नॉर्मली आप पाएंगे कि जो बीजांड या ओब्यूल्स की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, ओब्यूल्स या बीजांड की संरचना में आपको अध्यावरण यानी कि एंटेगुमेंट्स नजर आते हैं और वही अध्यावरण क्या करते हैं कि किसी भी बीज के बीज कवच का निर्माण करते हैं, अर्थात बीज चोल का निर्माण करते हैं। इसके बाद आप पाएंगे कि जो बीज होते हैं ये बेसिकली सभी आवृत्त बीजियों में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण भाग होता है जिससे उसकी अगली पीढ़ी के पौधों का विकास होता है। और बीज जो होते हैं ये मनुष्य में भोजन के भी प्रमुख स्रोत होते हैं। तो कई सारे ऐसे बीज हैं जिनको मानव अंकुरित करके भोजन के रूप में भी सेवन करता है। और इस प्रकार से जो बीज होते हैं आप कह सकते हैं कि अगली पीढ़ी के पौधों का विकास होता है इनके माध्यम से, क्योंकि बीज के माध्यम से ही तो नए पौधों का निर्माण होता है। तो बीज एक प्रकार से पीढ़ी बढ़ाने के लिए, पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भाग होते हैं। उसी प्रकार आप पाएंगे कि सभी के सभी जो बीज होते हैं, बीजों का पाया जाना मुख्य रूप से आवृत्त बीजी पादपों का लक्षण है, क्योंकि सभी के सभी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं ओवरऑल उनमें आप पाएंगे कि बीज जरूर पाए जाते हैं, क्योंकि बीजांड परिवर्तित हो जाते हैं किसमें, बीज में। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनको आपको याद रखना है।
कि निषेचन के पश्चात अंडाशय किस में बदल जाता है, फल में, और बीजांड किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं किसी भी बीज की संरचना की, तो देखिए जो एक परिपक्व बीज होता है बेसिकली ये फलों के अंदर स्थित होते हैं, क्योंकि बीज जाहिर सी बात है कि फलों के अंदर स्थित होते हैं, और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो बीजांड से होता है। तो हमने पहले ही बताया कि जो बीज का निर्माण होता है वो कहां से होता है, बीजांड से होता है। तो बीज का निर्माण या विकास कहां से होता है, बीजांड से होता है। और बीजांड के जो अध्यावरण होते हैं ये विकसित होकर के बीज चोल का निर्माण करते हैं। अब चूंकि देखिए पूरा का पूरा जो बीजांड है ये किस में बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा। अब बीजांड का जो बीज जो अध्यावरण होता है, बीजांड का जो अध्यावरण है ये बीज के चारों ओर का कवर यानी कि आवरण बना लेगा, जिसको हम बाएंचोल या बीज चोल कहेंगे। तो मुख्य रूप से आप पाएंगे कि जो अध्यावरण होते हैं ये विकसित होकर के बीज चोल बनाते हैं, अर्थात बीज की कवरिंग बना लेते हैं। जो बाह्य अध्यावरण होता है वह बीज का बाह्य बीजावरण या टेस्टा बनाता है, जबकि जो अंतः अध्यावरण होता है, हमने आपको क्या बताया कि बीजांड की संरचना में दो प्रकार के अध्यावरण पाए जाते हैं। तो दोनों प्रकार के अध्यावरण में से एक होता है बाह्य अध्यावरण और एक होता है अंतः अध्यावरण। तो जो बाह्य अध्यावरण होता है यह बीज के बाह्य चोल यानी कि बाहर के आवरण का निर्माण करता है, जिसको हम टेस्टा कहते हैं या बाह्य बीजावरण कहते हैं। जबकि जो अंतः वाला अध्यावरण होता है यानी जो आंतरिक अध्यावरण होता है यह बीज चोल की आंतरिक स्तर, जिसको हम टेगमन कहते हैं, इसका निर्माण करता है। तो बीज के अंदर ही भ्रूण स्थित होता है, यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। नॉर्मली जब भी आप बीज की संरचना बनाएंगे उसमें आपको दो परत बनानी है। पहली परत आपको बनानी है टेगमन की, जो कि आंतरिक परत है। तो आंतरिक परत में आपको टेगमन बनाना है और बाहर साइड आपको बाह्य बीजावरण या टेस्टा बनाना है, और इसके अंदर फिर भ्रूण की संरचना आपको बनानी है, क्योंकि बीज के अंदर क्या स्थित होते हैं, भ्रूण स्थित होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बीजों के प्रकार की यानी कि टाइप्स ऑफ सीड। देखिए बेसिकली यदि हम बात करें बीजों के प्रकारों की, तो इनको मुख्य रूप से दो आधार पे बांटा गया है। जो पहला आधार है वो ये है कि बीज पत्रों की संख्या के आधार पे, यानी नंबर ऑफ कोटिलिडन्स। तो बीज पत्रों की संख्या के आधार पे बीजों को बांटा गया है दो प्रकार से। वहीं भ्रूण पोष किसी भी बीज के अंदर उपस्थित है या नहीं है, इस आधार पर भी बीज को दो भागों में बांटा गया है। तो बीजों के प्रकार में यदि हम बात करते हैं तो बीज पत्रों की संख्या के आधार पर यदि हम बात करें तो बीजों को दो प्रकार से बांटा जाता है। जो पहला प्रकार है वो है एक बीजपत्री बीज। एक बीजपत्री बीज का मतलब है कि इस प्रकार के बीजों में केवल एक ही बीज पत्र होता है। जब भी आप किसी भी बीज को जमीन पे गाड़ते हैं तो उसमें से यदि एक ही बीज पत्र आपको दिखाई देता है तो वो मोनोकाट यानी कि एक बीजपत्री सीड है। तो इस प्रकार से एक बीजपत्री बीज या मोनोकाट सीड जो होते हैं, इनको जब आप जमीन में गाड़ेंगे तो इनसे केवल और केवल एक ही कोटिलिडन यानी एक ही बीज पत्र आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है कि एक बीजपत्री बीज क्या होते हैं। इस प्रकार के बीजों में केवल एक ही बीज पत्र होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गेहूं, जौ, मक्का आदि। तो ये कई सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं जो कि मोनोकाट सीड के एग्जाम्पल हैं। डाइकाट सीड यानी कि द्विबीजपत्री बीज की यदि हम बात करते हैं तो इस प्रकार के जो बीज होते हैं इनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं, अर्थात दो बीज पत्र निकलते हैं। जैसे कई सारे एग्जाम्पल आपने देखा होगा चना, मटर, सरसों आदि, ये सभी के सभी डाइकोटिलिडन्स। इसमें बेसिकली आप पाएंगे कि डाइकोटिलिडन्स यहाँ पे सीड प्रेजेंट होते हैं, अर्थात यहाँ पे बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है, दो होती है, जिस कारण से इनको हम द्विबीजपत्री बीज कहते हैं, क्योंकि बीज पत्रों की संख्या होती है दो। अब इसके बाद जो भ्रूण पोष के आधार पे किसका वर्गीकरण किया गया है, मुख्य रूप से जो बीजों का प्रकार है। यदि हम बात करते हैं भ्रूण पोष की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पे, तो भ्रूण पोष की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पे आपको याद रखना है कि जो भ्रूण होता है वो मुख्य रूप से बेसिकली आप पाएंगे कि जो बीज होते हैं, बीज दो प्रकार से होते हैं। तो भ्रूण पोष की उपस्थिति के आधार पर जो पहला बीज का प्रकार है वो है भ्रूण पोषी बीज यानी एंडोस्पर्मिक सीड, और दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड यानी अभ्रूण पोषी बीज। इसमें तो नाम से स्पष्ट है कि यदि किसी बीज के अंदर भ्रूण उपस्थित है तो वह भ्रूण पोषी बीज कहलाएगा, और जबकि जिन बीजों के अंदर भ्रूण उपस्थित नहीं है तो उसे हम अभ्रूण पोषी बीज कहेंगे। तो भ्रूण पोषी बीज देखिए क्या होते हैं कि इनमें भ्रूण पोष पाया जाता है, तथा बीज पत्र इनमें आपको याद रखना है कि छोटा होता है, साथ ही साथ पतला होता है। एग्जाम्पल जैसे मक्का हो गया, धान हो गया आदि, इनमें आप पाएंगे कि भ्रूण पोष पाए तो जाते हैं, लेकिन आपको यह भी याद में रखना है कि इनमें जो बीज पत्र होते हैं ये बहुत छोटे
और पतले होते हैं। इसके बाद आप पाएंगे कि जो अभ्रूणपोषी बीज होते हैं, अभ्रूणपोषी बीज यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में आप पाएंगे कि इन बीजों में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, क्योंकि भ्रूण के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें ही इसका उपयोग कर लिया जाता है और इसके पूर्ण विकसित छोटे एवं बड़े बीज पत्र पाए जाते हैं, जैसे चना, मटर आदि। तो अभ्रूणपोषी बीज यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इन बीजों में आपको याद रखना है कि भ्रूणपोष अनुपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है उनमें ही इनका उपयोग भ्रूणपोष का कर लिया जाता है और इनमें पूर्ण विकसित छोटे एवं बड़े बीज पत्र पाए जाते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया आदि। अब एक आखिरी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहां से कि एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री बीज में क्या अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन मोनोकाट एंड डाइकाट सीड। चलिए देख लेते हैं अंतर एक बार। तो चलिए एक बीजपत्री बीज की बात समझते हैं। सबसे पहले यदि बात करें एक बीजपत्री बीज की, तो पहला डिफरेंस तो यह है कि जो एक बीजपत्री बीज होते हैं इनमें केवल और केवल एक ही बीज पत्र पाया जाता है। वहीं आप पाएंगे कि द्विबीजपत्री में दो प्रकार के बीज पत्र पाए जाते हैं, यानी दो बीज पत्र पाए जाते हैं टोटल। वहीं यदि बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की, दूसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि जो एक बीजपत्री बीज होते हैं इनमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं भ्रूणपोष में संग्रहित रहता है। कोई भी यदि भोज्य पदार्थ है मोनोकाट सीड में तो वह भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म के अंदर संग्रहित रहता है, जबकि यदि डाइकाट सीड की बात करते हैं तो इनमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो बीज पत्रों अथवा भ्रूणपोष में संग्रहित रहता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक बीजपत्री जो बीज होते हैं इनमें तो भोज्य पदार्थ केवल और केवल भ्रूणपोष में ही संग्रहित रहते हैं, लेकिन डाइकाट जो सीड होते हैं इनमें भोज्य पदार्थ बीज पत्रों की संख्या पर भी उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ भ्रूणपोष में संग्रहित तो रहते ही हैं। तो भ्रूणपोष के साथ साथ बीज पत्रों पर भी संग्रहित रहते हैं इनके भोज्य पदार्थ। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि जो भ्रूण होते हैं वो बीज के एक ओर स्थित होते हैं। जो मोनोकाट सीड होते हैं उसमें जो एम्ब्रियो या भ्रूण होते हैं वो बीज के अंदर एक ही ओर स्थित होते हैं, जबकि डाइकाट सीड में आप पाएंगे कि भ्रूण या तो बीज के मध्य भाग पर अथवा संपूर्ण आंतरिक भाग पर भी उपस्थित होता है। इसके बाद चौथा डिफरेंस देखिए क्या है कि जो भ्रूणपोष होते हैं, भ्रूणपोष का जो बाहरी स्तर होता है वो प्रोटीन से भरपूर होता है। किससे प्रोटीन से भरपूर होता है? तो प्रोटीन से। तो भ्रूणपोष का जो बाहरी स्तर होता है वो प्रोटीन से भरपूर होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? एल्यूरान स्तर कहते हैं। जबकि यदि बात करते हैं डाइकाट सीड की तो इनमें एल्यूरान स्तर का निर्माण नहीं होता है, अर्थात इनमें एल्यूरान स्तर अनुपस्थिति होती है। चलिए आखिरी और पांचवा डिफरेंस क्या है मोनोकाट और डाइकाट सीड में? तो पांचवा डिफरेंस क्या है कि जो मूलांकुर एवं प्रांकुर के शीर्ष होते हैं इन पर क्रमशः कोलियोराइजा एवं कोलियोप्टाइल आवरण उपस्थित होता है। जो भी मोनोकाट सीड होते हैं उनमें मूलांकुर एवं प्रांकुर के शीर्ष भाग पर क्या क्या उपस्थित होता है? कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल आवरण उपस्थित होता है। इसके अलावा जो डाइकाट सीड होते हैं इनमें आप पाएंगे कि इनमें कोलियोराइजा एवं कोलियोप्टाइल अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार से यहां पे आपने देखा कि मोनोकाट और डाइकाट सीड में यहां पे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिनको कि आपको तैयार करना है। यहां पे देखिए बीजों से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।